चलिए, तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने भाषा के जो टॉपिक थे उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसमें संप्रेषण, भाषा के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण तत्व, अर्जन, अधिगम, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम होगा NCF 2005, है ना। और NCF 2005 एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने पर आपको पेडागोजी का समझ लीजिए कि बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएगा कि पेडागोजी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है या किसी विषय में पेडागोजी को आप कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा NCF 2005। सबसे पहले आप लोग बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बाद में हम अंडरलाइन करा देंगे उसमें। NCF 2005 के बारे में सीधा पहले ये बात समझिए कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम और F फॉर फ्रेमवर्क। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है ना। और इसका जो टैगलाइन था वो टैगलाइन था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब हो गया बिना भार का अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। मतलब बच्चा को हम सिखाएंगे लेकिन बिना किसी भार के। तो इसको याद रखना होगा, बिना भार का अधिगम। और अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना, है ना। तो बच्चा को सिखाना है लेकिन बिना बर्डन के, बिना भार के। इसका ये टैगलाइन था। अब हम लोग NCF में जो भी फैक्ट्स को पढ़ेंगे वो सारा फैक्ट्स इस टैगलाइन से हमारा जुड़ा रहेगा। हम ऐसा काम करेंगे बच्चों के लिए कि जिसके द्वारा बच्चा के ऊपर भार भी महसूस ना हो और बच्चा बड़ी आसानी से उसको सीख भी ले, है ना। ये उद्देश्य ही है NCF का। NCF कहता है कि बच्चा को आप जोड़ सिखाइए, घटाव सिखाइए, गुना सिखाइए, भाग सिखाइए, है ना, शब्द सिखाइए, वाक्य सिखाइए, पहेली सिखाइए, कहानी सिखाइए, कविता सिखाइए, जो भी कुछ सिखाइए, लेकिन बिना भार का होना चाहिए, बिना बर्डन का होना चाहिए, उसका कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला बात तो आपको यही याद रखना होगा कि इसका टैगलाइन क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। और इसको हम बोलेंगे बिना भार का अधिगम, है ना। उसके बाद में हम समझते हैं कि भाई ये NCF आया कैसे, NCF का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ जब जाएंगे तो प्राचीन काल की कहानी को पहले समझते हैं। उसके बाद में फिर से हम लोग आधुनिक काल की कहानी को समझेंगे और प्राचीन और आधुनिक काल की कहानी को समझकर हमको यह बात समझ में आ जाएगा कि NCF का ज़रूरत हमें क्यों है। प्राचीन काल में होता था क्या कि हमारे यहाँ द्विध्रुवीय शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, जिसमें पहला ध्रुव पर शिक्षक होता था और दूसरा ध्रुव पर कौन होता था? बालक हुआ करता था। ये पहला ध्रुव था और ये दूसरा ध्रुव था, है ना। इसीलिए इसको द्विध्रुवीय शिक्षा पद्धति कहते थे। तो इसका बहुत सारा अलग अलग नाम है। इसका सबसे पहला नाम होगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा। क्या बोलेंगे? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ये सब बातें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन भी कह रहे हैं और इसको हम लोग सत्तावादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। सत्तावादी शिक्षा या इसको द्विध्रुवीय शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। द्विध्रुवीय शिक्षा पद्धति, है ना। ये सब नाम किसका है? ये सब नाम किसी का, है ना। अब सवाल यह है कि पहले नाम पर हम गौर करेंगे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा इसको क्यों कहा है। तो देखिए, दो ध्रुव आपके सामने कौन कौन है? शिक्षक है और बालक है। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या होता है? केंद्र में कौन रहेगा? शिक्षक। तो सेंटर में कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। और नियम था कि जो सेंटर में रहेगा उसी के मन के अनुसार काम होगा। अब यहाँ पर शिक्षक और बालक दो ध्रुव में बटा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक केंद्र में थे और बालक कहाँ था बताइएगा? दूसरा ध्रुव पर था। तो जो केंद्र में रहेगा उसी के मन के अनुसार क्या होगा? काम होगा। यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो भी व्यवस्था है वो सब किसके अनुसार किया जाएगा? शिक्षक के अनुसार किया जाएगा। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं प्राचीन काल में। पहले जब पढ़ाई होता था तो इस प्रकार होता था,
यानी कि अगर एक गुरु जी हैं और उनके पास में अगर 25 बच्चे पढ़ने आते हैं तो पठन पाठन की पूरी व्यवस्था में अगर किसी का चलने वाला है तो वो कौन है? शिक्षक। मतलब शिक्षक जो कह देगा वो बात बच्चा को मानना पड़ेगा। यहाँ तक कि टीचर अगर यह कह दे बच्चा को कि हमें दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए, तो बच्चा मना नहीं कर सकता। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हुआ करता है। ये पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए इसको सत्तावादी शिक्षा पद्धति कहा गया। सत्तावादी शिक्षा पद्धति कहने के पीछे कारण यही था कि जो सत्ता में है उसका हक पूरा होता था कि हम जिस तरह से चाहेंगे उसी तरह से होगा। अब यहाँ पर सत्ता में कौन था? शिक्षक था। तो भाई टीचर के अनुसार ही काम किया जाएगा, यानी कि शिक्षक को सत्तावादी शिक्षा पद्धति कहा गया, है ना। द्विध्रुवीय इसलिए कहा गया कि इसमें दो ही ध्रुव था, शिक्षक और बालक। अब बताइए, जिस शिक्षा व्यवस्था में पूरा जो है केंद्रन अगर शिक्षक पर हो, टीचर जैसे चाहे वैसे ही होगा, टीचर जैसे कहे वैसे ही करेंगे, और टीचर जो कह दिए वो ब्रह्मा का लकीर है, तो प्राचीन काल में यह सब कुछ चल रहा था। लेकिन आधुनिक काल में जब आपको पता है कि समय बदलता है तो बहुत कुछ बदलना चालू हो जाता है ना। आज से 20 साल पहले की कहानी के बारे में सोचिए और अभी के कहानी के बारे में सोचिए, कितना कुछ बदल गया है ना। बदलने का मतलब क्या समझे? मतलब ये कि हमारे पास में संसाधन बदल गए, हमारे पास में सोर्स बदल गए, हमारे पास में अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी आ गया, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था। लेकिन मेथड भी तो बदल गया इसके साथ साथ में, पढ़ाने का मेथड, लिखने का मेथड। पहले आप जा कर के देखिए, स्कूल में गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था। आज बच्चों को बोतल मिल रहा है, बैग मिल रहा है, टीचिंग किट मिल रहा है, पढ़ने का सामान मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, कलम मिल रहा है, पेंसिल मिल रहा है ना सरकारी विद्यालय में। कारण क्या है? समय बदल रहा है। अब समय बदल रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होती जा रही है। पहले केवल बिहार सरकार के द्वारा जो किताब बनता है SCERT के द्वारा, वही किताब बच्चों को दिया जाता है, तो वो भी 6वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में आप जा करके देख लीजिए, क्लास 1 से लेकर के किताबों का वितरण, कॉपियों का वितरण, ड्राइंग बुक, है ना, पेंसिल, उसके बाद में किट, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बच्चा को दिया जा रहा है। समय बदला है, युग बदला है, तो सब कुछ बदलेगा। तो वैसा ही पढ़ाई की व्यवस्था भी तो बदलनी चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार था कि उसमें शिक्षक राजा था, राजा जो कहेगा वही प्रजा को मानना। इस पर कई मनोवैज्ञानिकों ने विरोध किया, बोला कि नहीं, पहले ये था तो था, चलिए ठीक है, लेकिन अब हमारा ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, अब लोग नए हो चुके हैं, लोग नए आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अब इस ज़माने में आप नहीं रख सकते। तो अब शिक्षा व्यवस्था को क्या किया गया? चेंज। और आधुनिक काल हमारे पास में आया तो ये द्विध्रुवीय शिक्षा पद्धति का नाम बदलकर 3 ध्रुवीय शिक्षा पद्धति रखा गया। इसमें कहा गया कि पहला ध्रुव पर शिक्षक है तो रहने दीजिए, दूसरा ध्रुव पर बालक है तो रहने दीजिए, लेकिन तीसरा ध्रुव और नया ध्रुव हम लोग कौन सा जोड़ेंगे? पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग बोला है कैरिकुलम, है ना। इसमें कहा गया कि ये शिक्षक होंगे पहला ध्रुव, ये होगा दूसरा और ये होगा तीसरा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाल केंद्रित शिक्षा। क्या नाम पड़ गया? बाल केंद्रित शिक्षा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और इसको प्रजातांत्रिक शिक्षा भी कहा गया। अब सब नाम के पीछे आपको अर्थ बताते हैं। अब देखिए, अब इसका नाम केवल क्या पड़ गया? बाल केंद्रित। मतलब केंद्र में कौन होगा बताइएगा? बालक होगा। केंद्र में कौन होगा? बालक। पहले केंद्र में कौन होता था? शिक्षक होता था। तो जो केंद्र में होता था उसके मन के अनुसार काम होता था। पहले शिक्षक था केंद्र में तो शिक्षक के अनुसार काम होता था। अब कौन है केंद्र में? बालक। स्वाभाविक सी बात है, अब किसके मन के अनुसार काम होगा? बालक। तो आज के डेट में जो स्कूली व्यवस्था में शैक्षिक पद्धति हमारा चल रहा है वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं चल रहा, बाल केंद्रित चल रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चा जो कहेगा वही बात आपको मानना होगा। जैसे आप क्लास में टीचर है, 50 को बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है, आप बोले कि हम मैथ पढ़ाएंगे आज, 50 में से 45 बच्चा कह रहा है कि नहीं सर आज मैथ मत पढ़ाइए, आज EVS पढ़ाएं, तो आपको EVS पढ़ाना होगा। बात समझ में आ रहा है?
मतलब आपको किसके मन के अनुसार अब काम करना होगा, तो आपको अब काम करना होगा बालक के मन के अनुसार, क्योंकि शैक्षिक पद्धति कैसा है, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। सेंटर में कौन है, बालक है। अब इसको त्रिध्रुवीय इसलिए कहा गया क्योंकि पहले तो 2 ही ध्रुव होता था, शिक्षक और बालक, लेकिन अब तीसरा ध्रुव कौन जुड़ गया, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आने से फायदा क्या होगा कि शिक्षक और बालक को दोनों को एक लक्ष्य मिलेगा, एक टारगेट मिलेगा। अगर हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं और बिना लक्ष्य का कोई काम कर रहे हैं तो आप यह मान कर चलिए कि वह कार्य जो है उद्देश्यहीन है। बिना उद्देश्य का तो कोई काम आपको करना ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ने आप लोग आए हैं तो पढ़ने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, यहाँ पर आने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य ये है कि भाई सीटेट निकालना है, यूपीएससी निकालना है, हमको शिक्षक बनना है ना, उद्देश्य ये है ना। अकेले से ही आप ज्ञान लेने आ गए, ऐसा तो नहीं है भाई। आपके भी आपका कोई ना कोई टारगेट होगा, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। लेकिन शिक्षा केंद्रित शिक्षा में पहले क्या होता था कि कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य नहीं होने के पीछे कारण क्या है, पाठ्यक्रम ही नहीं होता था, कोई कैरिकुलम ही नहीं था हमारे पास। और आज हमारे और आपके बीच में क्या है, कैरिकुलम है। जैसे देख लीजिए, आप बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और हमारे बीच में क्या है, ये इसी के अनुसार हम दोनों चल रहे हैं ना। अब ये हमारा क्या हो गया, कैरिकुलम हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, यही हमको टारगेट देता है। अब हमारा टारगेट ये है इसको पढ़ाना और आपका टारगेट ये है कि इसको पढ़ना। मतलब दोनों का टारगेट कौन सा है, पाठ्यक्रम, करिकुलम। अगर ये नहीं होता, केवल आप और हम होते, तब क्या होगा, केवल आप और हम होते तब क्या होता, कोई व्यक्ति आपसे पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं कि ज्ञान लेने। तो कहाँ, आदित्य सर के पास में। कौन सा ज्ञान देते हैं, अरे बड़ी अच्छा ज्ञान देता है, पता नहीं आज क्या देते हैं, देख लीजिए। तब क्या होता भाई, आपके पास में कोई टारगेट नहीं होता, आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन आपको पता है ना कि ज्ञान में आज एनसीए पढ़ाने वाले हैं, जिससे हमको सवाल आने वाला है, जिससे हम परीक्षा पास कर लेंगे, जिससे हम मास्टर बन जाएंगे, जिससे हम पैसा कमाएंगे। टारगेट है आपका। लेकिन अगर यह नहीं होता तब क्या होता, कोई टारगेट नहीं होता, ना मेरा टारगेट होता ना आपका। अब हम भी आज सोच करके आए कि आज एनसीए पढ़ाएंगे, आप भी यह सोच करके आए कि आज हम एनसीए पढ़ेंगे। लेकिन यह नहीं होता तो ना हम यह सोचते कि एनसीए पढ़ाना, और ना यह आप सोचते कि एनसीएफ हमें पढ़ना है। यानी कि पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। लक्ष्य अगर आपके पास में नहीं है तो वह काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो लक्ष्य के रूप में तीसरा ध्रुव हमारे पास में कौन सा जोड़ा गया, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमारे पास में है तो इसी को टारगेट मानकर बालक और शिक्षक दोनों मेहनत कर रहा है। हम दोनों का टारगेट कहाँ पर है, पाठ्यक्रम पर, करिकुलम पर। अब सवाल ये है कि चलो भाई, अब आप इतना लॉजिक दिए हैं तो तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाए। अब फाइनली आज की डेट में आप जा करके देखिए, किसी भी कोर्स का अपना एक करिकुलम है, अपना एक सिलेबस है कि नहीं। जैसे आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सब में सब्जेक्ट है कि नहीं, कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। गुरु जी को पता नहीं था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और चेला को भी ये पता नहीं होता था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब गया, पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए हैं, वहाँ पर चटाई बिछा कर बच्चा बैठा, तब उस समय पता चल रहा है कि ऐसा गुरुजी आज महाभारत का चौथा अध्याय पढ़ाने वाले। गुरुजी भी पहले से भी कोई प्लानिंग नहीं करके आए थे, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं लेसन प्लान बन रहा है, पाठ योजना बन रहा है, पाठिका बन रहा है कि टीचर पहले से तैयारी करके जाए कि अरे हमें क्या पढ़ाना है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई पाठ्यक्रम नहीं था, कोई करिकुलम नहीं था। हमारी बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब पाठ्यक्रम आने से हमको एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि आज हमें क्या करना है और बच्चा को भी क्या कराना है। ठीक है, पाठ्यक्रम जब निर्धारित हो गया तब हमारे पास में फिर से एक सवाल बच गया, और उस सवाल के जवाब देने के लिए बहुत मेहनत हमें करना पड़ा। अब सवाल ये है कि पाठ्यक्रम में यह तो फिक्स हो गया कि फलाने क्लास में फलाने विषय पढ़ना है, चलो ठीक है। लेकिन फलाने क्लास में फलाने विषय पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्लास 1 में आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि नहीं, पढ़े होंगे। अच्छा ठीक है, क्लास 5 में आप मैथ पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े। और क्लास 10 में आप मैथ पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े। तो मैथ को तीनों जगह ना पढ़ना है। अब सवाल ये है कि मैथ तीनों जगह हमको सीधे कह दिया कि हाँ मैथ पढ़ाई होगा, मैथ पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन मैथ पढ़ाई होगा तो क्लास 1 में कितना मैथ पढ़ेंगे, क्लास 5 में कितना मैथ पढ़ेंगे, क्लास 10 में कितना मैथ पढ़ेंगे, यह चीज़ें फिक्स
नहीं हुआ। अब इस पर जो है हम लोग को मेहनत करना पड़ा। तो सबसे पहले सवाल यह है कि भाई आप जो है किसी विषय को कह रहे हैं कि पढ़ना पड़ेगा, तो आप यह मान के चलिए कि भाई कितना पढ़े हम। सवाल ये उस विषय को कितना पढ़ा जाए, क्योंकि क्लास अलग अलग है। अब क्लास 1 के बच्चों के क्षमता में और क्लास 10 के बच्चों के क्षमता में अंतर होगा कि नहीं? अंतर होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्लास 1 का बच्चा छोटा उम्र का होगा, क्लास 10 का बच्चा बड़ा उम्र का होगा। तो ऐसा थोड़ा है कि क्लास 1 में जो मैथ पढ़े वहीं क्लास 10 में पढ़िएगा, नहीं ना। अब सवाल ये है कि कितना पढ़ना ही बताइएगा तब ना, है ना। तो सब पहला सवाल ये है कि कितना पढ़ा जाए, है ना, सब्जेक्ट को। दूसरा बात ये है कि भाई कैसे पढ़ा जाए। अब कैसे पढ़ा जाए का मतलब ये समझिए कि क्लास 1 में बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, लेकिन क्लास 10 में बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। दोनों क्लास में पढ़ाने का तरीका इसलिए अलग अलग होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह हम यह देख रहे हैं कि क्लास 1 के बच्चों का क्षमता अलग है, उम्र अलग है। क्लास 10 के बच्चों का क्षमता अलग है, उम्र अलग है। तो पढ़ाने का तरीका भी दोनों जगह सेम नहीं होगा। दोनों जगह पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। यानी कि दूसरा सवाल हमारे पास में आया कि बच्चा को हम किसी विषय को कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, हाउ, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई कि कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और उसके साथ साथ में एक और सवाल हमारा ये आया, हमारा कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। और उसके साथ साथ में एक और सवाल हमारा ये आया कि भाई हम जो है क्या पढ़ाएं। अब क्या पढ़ाएं में ये हो गया कि क्लास 1 के बच्चों को क्या क्या कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाए, क्लास 2 के बच्चों को कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाए, क्लास 5 के बच्चों को कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाए, क्लास 10 के बच्चों को कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाए। तो हमारे सामने 3 सवाल बनकर के आ गए। पाठ्यक्रम जब आया तब, पाठ्यक्रम आने के बाद में हमारे पास 3 सवाल क्या था। सबसे पहला सवाल ये था कि सभी क्लास के बारे में आप कह दिए कि सिलेबस तो है लेकिन किसमें क्या पढ़े, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर क्या पढ़े का जवाब आपने दे दिया तो ये भी बताइए कि कितना पढ़े, और कितना पढ़े का जवाब आपने दे दिया था इसको कैसे पढ़ा जाए। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये है कि पाठ्यक्रम तो निर्धारित हो गया, लेकिन पाठ्यक्रम में यह नहीं बताया गया हमें कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसके साथ साथ में क्या पढ़ना है। अब इन तीनों सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे देश के महान शिक्षाविदों ने बड़ा मेहनत की। फाइनली वो रिजल्ट हमारे सामने है, आपके सामने है। आप जाकर देख लीजिए, क्लास 1 के मैथ में और क्लास 5 के मैथ में बहुत अंतर होता है। मैथ तो दोनों जगह पढ़ना है, लेकिन अंतर होता है कि नहीं, उसमें कितना पढ़ना है, क्लास 5 में कितना पढ़ना है, क्लास 10th में कितना पढ़ना है, 12th में कितना पढ़ना है। सबका सिलेबस फिक्स है, लेकिन पहले ही नहीं था। जब पाठ्यक्रम हमारे पास में आया तब यह बात हमारे पास में नहीं थी। अब इन तीनों सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे देश में विभिन्न कमेटी का गठन हुआ, न जाने कितने आयोग का गठन हुआ, और सभी आयोग सभी कमेटी के मेहनत पर फाइनली हमारे सामने वो रिजल्ट आ गया कि हम बच्चा को कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं। आया बात, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई हमारे पास में इस सवाल का जवाब देने के लिए विभिन्न कमेटी का गठन हुआ। और कमेटी के गठन में समझिए कि बात क्या हो। सबसे पहले हमारे सामने में सबसे पहले एक आयोग आता है ना, एक पॉलिसी आता है जिसको हम लोग कहते हैं NEP 1968। ये भारत देश में पहली बार आया था। NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में पहली बार कब आया था बताइएगा? 1968, है ना। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में सबसे पहली बार आया था। और ये किसके अनुशंसा पर आया था? तो 1964 वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 के कोठारी आयोग के अनुशंसा पर आया था। तो याद रखिए, कोठारी आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था और 1966 में ये अपना रिपोर्ट दिया था। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में पहली बार शिक्षा नीति कब बना था? 1968 में बना था, 1968, है ना। 1968 में जब शिक्षा नीति बना तो भाई सवाल ये रखा गया कि इसमें यह बताया गया कि बच्चा को हम कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुआ। देन उसके बाद में फिर से हमारे देश में एक नया पॉलिसी बनकर आया कुछ दिन के बाद में 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो भारत देश का दूसरा एजुकेशन पॉलिसी। पहला एजुकेशन पॉलिसी कौन था? 1968 वाला।
और दूसरा वाला कौन था 1986, ठीक है ना। तो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने है 1986 वाला। और जब भी पॉलिसी बनता था ना तो उसका कुछ टारगेट रखा जाता था कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास में NEP 2020 है, आप जानते हैं ना कोरोना काल में आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 को पॉलिसी को जब पढ़िएगा तो उसका कुछ ना कुछ थीम होता है कि हम किस बात पर ज़्यादा ध्यान हमको देना है। 2020 का थीम क्या है, स्किल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई बीजेपी के सरकार में बना है 2020 का पॉलिसी, तो जो सरकार का मुद्दा होता है ना उसी मुद्दा पर वो काम करता है। तो आप जा करके देख लीजिए NEP 2020 को जब आप पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं कि बच्चा को हमको स्किल एजुकेशन डेवलप कराना है। स्किल एजुकेशन का मतलब कौशल शिक्षा। और देखिए मोदी गवर्नमेंट क्या कह रही है, इसी पर बवाल हो गया था। बवाल इसी बात पर हो गया था कि भाई आपको अगर रोजगार लेना है तो रोड पर कहीं रेडी लगा कर पकौड़ा तलिए। और इस पर खूब बवाल हुआ था कि पढ़ लिख करके हम पकौड़ा तलेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने इसका विरोध भी जताया और ये कहा भी कि हाँ हम पकौड़ा कैसे तल सकते हैं, हमने जो है ना लॉ किया है, हमने ये डिग्री हासिल किया वो डिग्री, फिर पकौड़ा कैसे। मोदी जी का कहना ये था कि अगर आप रोजगार चाहते तो रोजगार खोजिए मत, रोजगार का सृजन। उनका कहना यह था कि आप एक पकौड़ी का दुकान खोलेंगे तो हो सकता है कि 2 आदमी का आपको ज़रूरत है, तो कम से कम 2 आदमी को रोजगार दीजिएगा। वो रेस्टोरेंट खोल दीजिए, होटल खोल दीजिए जिसमें 5 आदमी की ज़रूरत है तो 5 आदमी को रोजगार दीजिएगा, ये कहना था उनका। लेकिन यह बात लोगों को भाया नहीं, यह बात लोगों को नहीं भाया इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम यह काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जब बना तो उसका थीम भी यही है कि स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देना। अब आपको जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विभिन्न देशों में भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण कर करके वो बड़ा इंटरनल आदमी, मतलब ये कि वो देखते रहते हैं कि देश कैसे आगे एक दूसरा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। विभिन्न देशों का भ्रमण उन्होंने किया तो उनको ऐसा लगा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, बच्चा में किसी न किसी तरह का कौशल हम डेवलप करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे और उसी स्किल के द्वारा उसका रोजी रोटी चलेगा, है ना। ये सरकार बीजेपी सरकार का मतलब थीम था कि भाई स्किल एजुकेशन को बढ़ावा। तब ना हमारे देश में बहुत सारा योजना बन करके आया। देखें कौशल विकास योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्किल इंडिया एजुकेशन, स्कूल डेवलपमेंट एजुकेशन का नाम सुना होगा, जिसमें महिलाओं को सिलाई सिखाया जाए, महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाए, महिला ये उसके बाद में कंप्यूटर का कोर्स कराया जाए। बहुत सारे ब्लॉक में खुला ना, आप लोग देखे होंगे अपने ब्लॉक में कौशल शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र खुला था जिसमें बच्चा सबको कंप्यूटर सिखाया जाता था। उसमें कहा जाता था कि आप कंप्यूटर सीख लीजिए, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपका प्लेसमेंट करा दिया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें चला और इसका प्रभाव हमारे NEP 2020 में भी अभी भी देखने को आपको मिलेगा। उसमें जाइएगा तो स्पष्ट रूप से ये बातें लिखा हुआ कि स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देना। बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना ये था कि भाई अगर हम स्किल एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चा कभी भूखमरी से मरेगा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चा को रेडियो बनाने का ढंग है, टीवी बनाने का ढंग है तो कभी भूखे नहीं मर सकता है, इसलिए कि कहीं दुकान खोल लेगा तो 2-4-10 रुपये कमा लेगा। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं। और लोगों को भारत देश में तो चलिए कुछ पसंद आया भी, बिहार में तो बिल्कुल ही पसंद नहीं हुआ। क्योंकि बिहार में क्रेज किसका है, सरकारी नौकरी का। तो प्राइवेट अब कहा कि भाई तो दुकानें खोलना है तो पढ़े का है ना। लेकिन मोदी जी क्या बोले कि ना ना पढ़ लिख के दुकान खोलो, समझदार दुकानदार बनो, अनपढ़ दुकानदार तुमको नहीं बने, मतलब प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में वो काम किया। अब जाकर देखिए चाइना में कि अगर बच्चा को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है 5वीं क्लास से वही चीज़ सिखाया जाता है। अगर बच्चा बोला कि नहीं सर हमको जो है मैकेनिक बनना है मोटरसाइकिल का या 4 चक्कर का, तो वह काम उसको ट्रेनिंग पहले से दिया जाता है कि 10वीं क्लास पास करते करते वो पूरा वेल ट्रेंड हो जाए और कहीं पर दुकान खोल सकता है, किसी भी कंपनी में जाकर के वो जॉब कर सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जॉब का क्राइसिस नहीं रहेगा, आपके पास में स्किल रहेगा तो आप कहीं भी अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। आप अपने स्तर पर सोचिए ना कि अगर आपके पास में स्किल है, अगर आपके पास में कौशल है तो किसी भी कंपनी में जाइए आपको रख लेगा। पैसा
पैसा का बात अलग हो गया, वो अलग बात है कि बिहार के लोगों का आदत हो गया है कि सरकारी नौकरी खाली लेने में कष्ट है, हो जाने के बाद कष्ट नहीं है। ताकि हो जाने के बाद कौन देख रहा है ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैसा भी ठीक ठाक देता है, इसीलिए उनको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा तो सरकार कितना आदमी को सरकारी नौकरी दे सकती है। अब दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि अगर आपके पास में स्किल है, अगर आपके पास में कौशल है, अगर आपको लूर ढंग है, तो कहीं भी किसी भी कंपनी में जाकर के उस स्किल को प्रदर्शित करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मोटो यही था, बेरोजगारी को दूर इसी तरह से किया जा सकता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि आज की जो सरकार है वो गवर्नमेंट जॉब देना जल्दी नहीं चाह रही, वो चाह रही कि प्राइवेट, आप सुन रहे हैं ना कि प्राइवेट के जैसे सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहा है, हवाई अड्डा प्राइवेट हो रहा है, जो भी चीज़ वहाँ मिलेगा सब प्राइवेट। सरकार का यह अब देखिए, इसको राजनीतिक में मत लेकर जाइएगा। सरकार का यह मानना है कि प्राइवेटाइजेशन अगर हम करेंगे तो सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अब जैसे जाकर देख लीजिए, भारतीय रेलवे में जो टीटी होता है, मतलब टिकट चेक करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सरकारी व्यक्ति होता है। आप बिना टिकट के भी यात्रा मार देते हैं, क्या है कि चेक करने वाला का संख्या कम है। चेक करने वाला का संख्या कम इसलिए है क्योंकि वो सरकारी है, और सरकारी है तो भाई सीधी सी बात है, सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकता। अब इतना टीटी का बाहरी तो नहीं कर सकता कि हर बोगी में वो टीटी हो, पूरा ट्रेन मिलाकर 3 वो 4 वो टीटी होता है। अब कितना लोग पर ध्यान दे, कोई लैट्रिन में जाकर छूट लिया निकल गया, ऐसा होता है ना। अब सवाल ये है कि सरकार ने यह सोचा कि अगर उसी को हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, किसी ठेकेदार को, किसी कंपनी वाला को दे देते हैं कि यह स्टेशन आपके अंदर में रहेगा, तो वो कंपनी वाला टीटी का बहाली करेगा, और वो टीटी कैसा होगा, प्राइवेट होगा। अब प्राइवेट होगा तो बात सही है, बेरोजगार लोग का कमी नहीं है। अब एक टीटी का सैलरी कम से कम 35 से 40 हज़ार होता है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो 12,000 रुपये में खटवा सकता है, हो सकता है कि नहीं, बेरोजगारी बहुत है। अब 40,000, 45,000, 50,000 रुपये एक टीटी को देगा तो 12 × 36, 12 × 4 = 48, मतलब 48,000 में एक टीटी रहेगा, तो ये 48,000 में 4 टीटी रहेगा। अब वैसे में क्या होगा, वैसे में ये होगा कि एक आदमी भी बिना टिकट का यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि हर बोगी में वो टिकट है, समझ रहे ना। तो इससे क्या होगा कि सुधरेगा लोग, और लोग बिना टिकट का यात्रा नहीं करेंगे। ऐसा सरकार का कहना था, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो ज़्यादा इस पर बोलने पर ये पॉलिटिक्स का मुद्दा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सरकार का कहना था, सरकार ऐसा चाह रही थी, और उसी के अनुसार में हमारा जो पॉलिसी आया 2020 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यह बातें कहा गया कि बच्चा को स्किल इंडिया के थ्रू स्किल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चा को हमें नहीं देना है, थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चा को देना है। देन उसके बाद में अगर सबसे पहला आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे देश में अभी तक कितने एजुकेशन पॉलिसी आए हैं, तो 3। सबसे पहला आया कब, 1968 में, दूसरी बार आया 1986 में, और तीसरी बार आया है कब, 2020। 3 एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद देश के बाद, मतलब देश की आज़ादी के बाद में हमारे देश में कितना एजुकेशन पॉलिसी है, 3। अब देखिए ये भी शर्मनाक है, ये भी शर्मनाक है कि सरकार 5 साल पे बदल जाती है, सरकार 5 साल में बदल जाती है, लेकिन हमारा पॉलिसी देखिए कितना कितना दिन में बदल जाता है। एकरा मतलब ध्यान दीजिए कि सरकार को या फिर राजनीतिक पार्टियों को कितना इस पर ध्यान है, आप इस पर देखिए। 1968 में सबसे पहले बना, और बाद 1986 में बना, जबकि कोठारी आयोग का अनुशंसा था। कोठारी आयोग के कहने पर जब सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा नीति बना था, उस समय यह बात बड़ा क्लियरली स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि भाई समय के अनुसार में आपको एजुकेशन पॉलिसी को परिवर्तित करते रहना। तो परिवर्तित करते रहना है, इसका मतलब ये थोड़े कि 1968 की चीज़ को अपडेट 1986 में किया जाएगा। 1968 के ज़माने में 1986 के ज़माने में अंतर हुआ होगा कि नहीं, बहुत अंतर होगा। अच्छा चलिए, तो थोड़ा सा जल्दी हो भी गया। अभी वाला देखिए, अभी वाला देखिए, 1986 के बाद में सीधे कब आया, 2020 में। टोटल 34 साल लग गया। 34 साल के अंदर में 7 वो सरकार बदल गया होगा, 7 तरह की पार्टियां देश के ऊपर शासन प्रशासन का बागडोर संभाल ली होगी। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि पॉलिसी पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1986 के पॉलिसी को अपडेट कब किया गया, 2020 में किया गया। अब सोचिए 1986 के ज़माना में और 2020 के ज़माना में कितना अंतर है कि नहीं।
1986 के ज़माने में 2020 के ज़माने में बहुत अंतर है, लेकिन पॉलिसी हम लोग अभी वही वाला ढो रहे थे अभी तक हमारे पास में। अब आया है 2020 वाला पॉलिसी आया है, लेकिन संपूर्ण रूप से अभी ये फॉलो भी नहीं हो रहा है। देश के विद्यालय में संपूर्ण रूप से ये फॉलो करा नहीं, धीरे धीरे फॉलो कराने का प्रयास किया जा रहा है। आ गया 20 में, 24 अभी चल रहा है, अभी फॉलो ही चल रहा है, अभी पूरी तरह से ये लागू भी नहीं हुआ। बहुत सारी बातें जो उसमें कही गई है वो धरातल पर है ही नहीं। तो आप इसे समझिए, आप पढ़े लिखे लोग इसे समझिए कि शिक्षा के ऊपर सरकार का कितना ध्यान है। जो सरकार 1986 के बाद में 2020 में, चाहे वो कोई भी सरकार 2020 में अगर पॉलिसी को अपडेट कर रहा है तो बड़ा शर्मनाक सी बात है कि भाई 1986 में 2020 में काफ़ी अंतर होता है। इतना दिन की गैप में मात्र एक बार आप पॉलिसी को अपडेट कीजिए, गलत बात है। लेकिन खैर जो भी हो, तीसरी बार शिक्षा नीति हमारे पास कब है? 2020 में। तो जब 1986 में शिक्षा नीति आया था तो इसका 2 टारगेट रखा गया। पहला टारगेट ये रखा गया कि भाई अपने ही देश में डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार कराएगा। डिस्टेंस एजुकेशन का नाम आप लोग सुने, दूरस्थ शिक्षा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का नाम सुने होंगे आप लोग। इग्नू कौन सा यूनिवर्सिटी है? डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, जिसमें आप नौकरी करते रहने के क्रम में आप शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। तो इसका पहला टारगेट ये हो गया दूसरा शिक्षा नीति का कि भाई अपने देश में हम डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। और दूसरा टारगेट ये हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए कराया गया। किसके लिए? प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसमें कहा गया कि भाई देखिए, सबसे पहले बच्चों के बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाइए, क्योंकि जड़ जब तक मजबूत नहीं रहेगा पेड़ का विकास अच्छा से नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान के तहत में कहा गया कि बच्चा के प्राइमरी एजुकेशन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स 1 से 5वीं तक के क्लास पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा कहा गया कि इसमें बताएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान। और ये दोनों मुद्दा कब चला? 1986, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे पास में 1987 का सन आया, और 1987 में फिर एक और कमेटी बना जिसका नाम था आचार्य राममूर्ति कमेटी, है ना। और आचार्य राममूर्ति कमेटी हमारे पास में आया कब? 1987। 1987 में जब आचार्य राममूर्ति कमेटी जब आया तो इसका भी 2 टारगेट था। पहला टारगेट इसका ये था कि अपने ही देश में हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार कराया जाए। किसका? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को हिंदी बोलेंगे उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने देश में कराया जाए। इसमें होता क्या था कि पहले के ज़माने में लोग हायर एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए विदेश जाते थे। जैसे गांधी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो गांधी जी देख रहे हैं ना, वकालत करने के लिए विदेश गए थे, वकालत सीखने के लिए। हमारे देश में कोई लॉ का कोर्स ही नहीं था, है ना। अब क्या हुआ मामला कि यहाँ पर आचार्य राममूर्ति कमेटी ने कहा कि भाई देखिए, हमारे देश के बच्चे विदेश जाकर हायर एजुकेशन को क्यों ग्रहण करें? अपने ही देश में हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार कराया जाए, अपने ही देश में उच्च शिक्षा लेने का प्रबंधन कराया जाए। तब क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा मिला। आज अपने ही देश में आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तक जो MCA BCA वगैरह वगैरह जो भी भारत देश में कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं था। उसी समय इस बात पर ध्यान केंद्रित कराया गया कि अपने देश में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का प्रबंधन या प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टारगेट ये रखा गया कि टीचर जो है वो बिना प्रशिक्षण का, मतलब बिना ट्रेनिंग लिए टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। बिना ट्रेनिंग के टीचर जो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। यह बात कब कहा गया? 1987। अब सोचिए इन मनोवैज्ञानिकों का कितना दूरदर्शी सोच था कि उसी समय कह दिया गया कि बिना ट्रेनिंग के टीचर का बाहरी स्कूल में नहीं होना चाहिए या टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। 1987 में यह बात कहा गया है और फॉलो कब किया गया? आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले। अब देखिए सरकार कितना सुस्त है। हमको तो कभी गुस्सा आता है इसके बाद, पता नहीं जब नजर आता है कि नहीं। 2 पार्टी का प्रवक्ता जब साथ में बैठ करके और उसके बाद में डिस्कस जब करेगा ना, एक दूसरे पर तंज जब कसेगा,
वाद विवाद चर्चा परिचर्चा जब होगा तो उसमें खाली ये चलेगा कि हमारा समय रोड नहीं था, आपके समय रोड नहीं था हम रोड बनवा दिए, आपके समय रेल नहीं था हम बनवा दिए, आपके समय सड़क नहीं था हम बनवा दिए। एक और बात कौन करेगा? इसके बाद कोई करेगा नहीं। कहेगी सीधी सी बात है, तीनों मूर्ख है। दूगो जो प्रवक्ता वहाँ बैठा वो तो मूर्ख ही है, बाकी जनता ओकरा सामने सबसे बड़ा इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जनता होने के नाते इस सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस बात पर ध्यान आपको कब जाएगा पता है? जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप शिक्षित होंगे, तब इस बात पर ध्यान देंगे। अनएजुकेटेड पर्सन का कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको काम है। गाँव तो गए वो लोग को पता है कि हाँ हमारे देश में नया पॉलिसी आया, पता है? नहीं पता है। गांव का छोड़ दीजिए, शहर में बात कर लीजिए ना, सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी है। किसी को यह बात पता है कि प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर्ड स्कूल होता है, अफिलिएटेड स्कूल होता है, उसमें 25% का आरक्षण मिलता है। SC ST के जो बच्चे हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं, किसी भी अफिलिएटेड स्कूल में 25% सीट जो है उन बच्चों को देना है जो रिजर्वेशन में आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का। अफिलिएटेड स्कूल जहाँ पर मोटा पैसा रह जाता है उसको देना है। आप जाकर कभी कहते हैं फ्री वाला सीट का हुआ नहीं, जाइएगा पैसा जमा करा के चल दीजिएगा। आपको ज्ञान नहीं इस बात का कि अफिलिएटेड स्कूल जो मोटा पैसा लोगों से लेता है उसमें भी 25% का आरक्षण का प्रावधान सरकार के द्वारा फ्री एजुकेशन उसको देना है। अब क्या होगा उसमें? आप जाकर के मोटा पैसा दे दीजिएगा, देख लेगा कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो सरकार को आप ही का नाम भेज देगा कि हाँ ये बच्चा हमारे फ्री फॉर है, आप तो पैसा दिए। समझ रहे बात? अब इस सब के लिए क्या करना होगा? आपको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले री एडमिशन चार्ज करता था ना प्राइवेट स्कूल, जैसे 5वीं क्लास में है तो 6ठी क्लास में गए तो 10,000 दीजिए। किस चीज़ का 10,000? री एडमिशन, मैंने फिर से नाम लिख लिया ऊपर पैसा। अब बता, इस पर गार्जियन लोगों ने विरोध किया, लोग को यह समझ में आया बाद में कि अरे भाई तो गलत हो रहा है। री एडमिशन क्या होता है? मतलब हमारा बच्चा 5वीं क्लास में है, 6ठी क्लास में गया तो फिर से रजिस्टर पर नाम लिखे, इसीलिए उसका चार्ज 10,000 रुपये। अब ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन अब गार्जियन लोग हल्ला किया तो आज की डेट में री एडमिशन खत्म हो गया है। स्कूल में अब री एडमिशन के नाम पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अभी भी है लेकिन बहुत सारा स्कूल खत्म कर दिया इसको, लेकिन फिर वो में दिमाग लगा दिया। अब री एडमिशन का नाम बदल कर रख दिया बिल्डिंग चार्ज। समझ है ना? आप रसीद लेने जाइएगा, क्योंकि हम भी एडमिशन कराने गए थे तो हमने देखा बिल्डिंग चार्ज पर एनम मतलब पर ईयर 20,000 20,000 रुपये। बिल्डिंग चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ, इतना बड़का बिल्डिंग जो हम बनाए एक चार्ज देगा रहने का 20,000 रुपया पर ईयर, मतलब एक साल में 20,000 रुपया आपको देगा। समझ रहे बात? री एडमिशन का नाम हटाकर लिख दिया बिल्डिंग चार्ज, कर दीजिए पैसा। लेकिन इस सब पर मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है, कहेगी चोर चोर मौसेरा भाई, कहावत आप लोग सुने है ना? सब तो छोड़े हैं, बोलेगा कौन? हम आपको बार बार कहते हैं कि BR अम्बेडकर साहब जो थे हमारे, अम्बेडकर साहब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिए, भारतीय संविधान को, जिस समय हम सोच नहीं सकते थे उस समय वो व्यक्ति भारत का संविधान लिख दिया। समझ रहे हैं? जिसमें आज भी आपको सोचने की क्षमता उतना नहीं है। जो काम वो आज से कितने साल पहले करके चले, आज लोग आज उसको गाली दे देते, लोग आज भी उनको कभी कभी गाली दे देता है। अरे भाई शर्म आनी चाहिए तुमको। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम अभी भी नहीं सोच सकते, वह व्यक्ति सालों पहले यह काम कर चला गया, तो सोचो कितना महान व्यक्ति रहा हो। आज कॉन्स्टिट्यूशन का ही देन है कि आराम से बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं रोड पर। अगर हमारे पास संविधान नहीं होता तो पता है क्या होता? आज आपका झगड़ा किसी से होता, बिहार आप खत्म रहते। हाँ, आपका झगड़ा मनमुटाव किसी से होता, बिहार का ठोक देता।
ताकि हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं होता कि हाँ भाई आप ठोकिएगा तो उसका सजा क्या मिलेगा। लेकिन नहीं, संविधान में लिखा हुआ 302 मर्डर केस, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो 302 धारा के तहत ही आपको पूरा आजीवन कारावास मिलेगा। लोग इसी से ना डरता है कि नहीं मारता है, फायदा है कि नहीं है सभी, लेकिन आज उनको लोग गाली दे रहे हैं कि आरक्षण देकर चला गया। बताइए, लड़की सब का 50 को हो जा रहा है, हम इस सत्ता को लेकर बैठे है कि नहीं। लोग इस बात पर, स्टूडेंट कह रहा है कि भाई SC ST का 40 नंबर पर हो गया, हम जनरल वाले हमारा 75 नंबर, अभी तक हम बैठे हुए हैं, क्या गुनाह किए हैं। आरक्षण देने वाला गलत आदमी था, बेकार था, फालतू था, ये था वो था। लेकिन सवाल ये है कि आप यह बात सोचिए कि उस आरक्षण देने वाले को जब आरक्षण दिया गया तो कुछ ना कुछ सोच कर दिया गया। वो उसके पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, उसके माता पिता दादा दादी जो आज उसका खानदान जो है वो बहुत सहन किया है जुर्म को। पहले तो उन लोगों को एकदम हे दृष्टि से देखा जाता था समाज में ना, छोड़ जाते इसे रहो भाई, छोड़ दो, प्लास्टिक गिलास में पानी पियो, स्टील के गिलास में पीने का तुम हैसियत है। ये लोग हैं, अगर उसको सरकार आरक्षण नहीं देगी तो वो कुर्सी पर कैसे आएगा। वो तो ऐसे ही बेचारा पढ़ नहीं रहा है, कम से कम ये लालच दिया सरकार के चलो इसको कम नंबर पर अब इसका बहाली करेंगे तो इसमें जो सर जुर्माना आएगा पढ़ना चालू कर दे। आज वही देर है, वही देर है। आरक्षण ही है कि SC ST वर्ग के लोग अब पढ़ना चालू किए। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, लेकिन उसका गलत फायदा भी अब उठाना लोग चालू कर दिया। अब लोग हम दोनों पक्ष को रख रहे हैं, गलत चीज़ों को भी लोग परोसना चालू कर दिया। अब हम लोग का मुद्दा किस पर आता है कि भाई आर्थिक संपन्नता के आधार पर रिजर्वेशन दिए, चाहे कौन जात हो, अगर वो गरीब है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर कोई भी जात हो अगर वो धनी है तो रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए। बात सही है, बात सही है। लेकिन आप पहले जो नियम बना दिया गया, चलो ठीक है आज परिवर्तन कर लीजिए, हम ये नहीं करें, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार में आप संशोधन कर सकते। इसीलिए तो अम्बेडकर जी पहले ही लिख कर चले गए कि समय का, हम तो चले जाएंगे दुनिया से, लोग यहाँ पर रहेंगे, भारतीय संविधान को देखेंगे, तो उसमें उन्होंने एक लाइन जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थिति के अनुसार में संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। तो जात के आधार पर अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, अब आर्थिक संपन्नता के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, आप इस पर विचार कर लीजिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह विचार हो जाएगा, पारित कीजिए उसको कि जो गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, जो धनी है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बात सही है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ना नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर हम वही बात कहते हैं, चोर चोर मौसीरा। लोग गालियाँ इस पर देता है कि बताओ रिजर्वेशन में, आप जाकर के देख लीजिए, मुखिया बनने के लिए, ग्राम पंचायत बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, अनपढ़ भी है तो काम चलेगा, है ना। ऐसा उसमें योग्यता कहीं लिखा रहता है कि आप मैट्रिक पास होना चाहिए मुखिया बनने के लिए। आज जाकर देखिए, भारतीय संविधान में ये पहले ही लिख दिया कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है तो उसको पढ़ाई लिखाई की योग्यता निश्चित नहीं है कि ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन मास्टर बनने के लिए खूब योग्यता दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है कि नहीं भाई। इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, BEd करो, CTET पास करो, BPSC पास करो, देन उसके बाद मास्टर करो। लेकिन मुखिया बनने के लिए कोई योग्यता है नहीं। अब मास्टर आप बने हैं, आप इतना मेहनत करके स्कूल तक पहुँचे हैं और आपका मालिक को मुखिया बन जाएगा, स्कूल में जाकर आपको धमका सकता है कि मास्टर साहब टाइम से नहीं आते, उठवा दे के सीखिए। समझ में आ रहा है ना। अब आप समझिए, आपने खूब पढ़ा लिखा है, आप सारे ज्ञान को हासिल किए, वो बिल्कुल अशिक्षित है, जबरदस्ती पोस्टर पर लिखवाया शिक्षित उम्मीदवार, समझ ना, शिक्षित कर्मठ जुझारू उम्मीदवार। कोई कर्मठ शिक्षित नहीं है, 5वीं क्लास में फेल है, फिर भी कॉन्फिडेंस उसका जा करके देख लीजिए, आपको आकर धमका सकता है। तो हमारे कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम उस समय ही गलत हो गया, आज चेंज कर दीजिए ना। उस समय का सिचुएशन रखता, अगर भारतीय संविधान में ऐसा लिखा जाता कि जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता रखा जाए
तब एक मुखिया सांसद विधायक मिलबे नहीं करता कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ तो उस समय ये सब चीज़ें बनाना था ना भाई, उस समय शिक्षा का अभाव था इसीलिए नहीं रखा गया। लेकिन अब तो शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, सब लोग पढ़ लिख रहे थे, लगा दो कह दो कि यहाँ विधायक बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस से पीजी होना चाहिए, है कि नहीं? आज भी लगा दीजिए कि भाई यहाँ सांसद बनने के लिए पीएचडी होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस से ना। संसद में तो बात ना होगा, कहेंगे जो पारित, अब लोकसभा राज्यसभा में इस बात को पारित किया जाएगा, जो पारित करेगा सबसे पहले वो छांटेगा, समझ में आएगा, कहेंगे वो खुदे पार्टी पास है, समझ रहे हैं हमारी बात। अब सवाल ये है कि यही कारण है कि सुधार नहीं हो पा रहा है। तो आप किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर गाली नहीं दे सकते, सम्मान कीजिए उन लोगों का जो आप सोच नहीं सकते वर्षों पहले वो करके चले गए, इज्जत कीजिए उन लोगों का। आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहले दूसरे व्यक्ति का इज्जत करना सीखिए, नहीं आता है तो, और बिना लॉजिक का कोई बात आप मत कीजिए। SC ST आरक्षण के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बिना वकील बिना दलील का कानून। अब देखिए पहले वो आरक्षण इसलिए रखा, स्ट्रिक्टली बड़ा स्ट्रिक्ट रखा है। पहले क्या होता था, जो बड़े समुदाय के लोग हैं, बड़े माने हमारे भाषा में नहीं, समाज की भाषा में आपको कह रहे हैं, हमारे भाषा में तो कोई बड़ा जात नहीं कोई छोटा जात नहीं, पर ऐसा कहा गया था कि अगर बड़ा जात वाला अगर किसी छोटे जात पर अन्याय कर रहा है तो जा करके सीधे हॉरिजन एक्ट के थ्रू केस कर सकता है, हमको एक प्रताड़ित कर रहा है, और सीधे उसको अंदर भेज दिया जाएगा, है ना। ऐसा कानून रखा गया। ये इसलिए रखा गया कि उस समय शोषण बहुत ज़्यादा होता था छोटे जात, तो ये धमकाने के लिए कि अगर ऐसा नियम हम बना देंगे तो जल्दी लोग प्रताड़ित छोटा जात को नहीं करेगा। लेकिन आज के डेट में वो अब वो छोटा जात गलत फायदा भी उठा रहे हैं, अब धमकियों दे देता है। जैसे आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, कोई SC ST वाला है, उसके साथ में अगर आप कुछ गलत नहीं भी किए तो धमका हॉरिजन केस ठोक देंगे बस, समझ रहे ना। अब ओकरा कारण बहुत लोग सहम भी जाता है कि भाई अगर हॉरिजन केस कर दिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आरक्षण का आपने गलत फायदा उठाया ना, तो फिर उसमें अपडेट कीजिए ना, उसमें चीज़ों को चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कोई भी बात अगर आपको बोलना है तो लॉजिक से बोलना, तार्किक विचार से बोलिए। आप सीधे किसी को नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तो यहाँ पर वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम अगर हमारे सामने आया तो हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन तीनों सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास पहले 1968 की कहानी, फिर उसके बाद 1986 की कहानी, 1987 में कहा गया कि हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार अपने देश में ही कराया जाए, और उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि हायर एजुकेशन के साथ साथ में टीचर जब तक प्रशिक्षित न हो तब तक उसको स्कूल में नहीं भेजा जाए। 1987 में ये बातें कही गई हैं, लेकिन आज के डेट में भी आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले बिना प्रशिक्षण का टीचर स्कूल में बहाल होता था। हिम्मत देखिए सरकार का, यह बात लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी पकड़ के शिक्षा मित्र में बहाली कर पाया था स्कूल में। आज मेरा गर्व हो गया कि नहीं विद्यालय का, जाकर देख लीजिए, पकड़ के उस समय नौकरी दिया गया था, नौकरी करेगा जी छोड़ स्कूल, है ना। मुखिया जी का बेटा पोता भतीजा भगना सब का बहाली करने के लिए किसको दिया गया, मुखिया को। अब बताइए बिना ट्रेनिंग का इंटर पास है, चलो स्कूल पढ़ाओ, 1500 का महीना दिया, है कि नहीं। बेकारी था, बेरोजगारी था, लोग पढ़ लिया, धीरे मुद्दा उसका बनता गया। आज के डेट में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आज उनकी सैलरी 40,000 रुपये। समझ रहे बात को। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि किसका हिम्मत किया जब 1987 में यह बातें कह दिया गया था कि बिना प्रशिक्षण का टीचर बहाल नहीं होना चाहिए विद्यालय में, फिर सरकार ने ऐसा क्यों? इसको बोलने वाला कोई नहीं है। यदि आप शिक्षक बनने वाले हैं, इस सब बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई ठीक है वो इसमें कोनो मुखिया बन सकता है। हमारा पढ़ाया हुआ जिला आज के डेट में पंचायत समिति है,
और क्लास में जब ये उदाहरण देते थे तो हम यह बात कहते थे कि हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए, कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई ठीक नहीं है। असल में वो हमारा स्टूडेंट जो यहाँ पर सीटेट पर है वो तो आज की डेट में प्रेजेंट में पंचायत समिति है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर कहा गया कि बिना प्रशिक्षण के टीचर बहाल नहीं हो सकते। ये दो मुद्दा रखा गया कहाँ पर, कौन थे, तो 1987 में आचार्य राममूर्ति कमेटी के अंतर्गत। और जो मुद्दा केंद्रित किया जाता था ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता। देन उसके बाद में फिर 1993 में एक और कमेटी बना जिसका नाम था यशपाल कमेटी। क्या नाम था, यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी जब बना तो उसके अध्यक्ष जो थे वो खुद प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल एक व्यक्ति का नाम है, अच्छे शिक्षाविद, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, महान व्यक्ति। प्रोफेसर यशपाल महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम पड़ा प्रोफेसर यशपाल कमेटी। और ध्यान रखिएगा इसका भी दो टारगेट मिला। पहला टारगेट ये मिला कि आचार्य राममूर्ति कमेटी ने जो बातें कही हैं क्या वो सही है, हमें वैसा करना चाहिए। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने दो बातें कौन कौन कही थी बताइए आप। पहला तो ये बात बोला था कि भाई बिना प्रशिक्षण के विद्यालय में टीचर नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा ये कहा था उन्होंने कि हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार अपने देश में होना चाहिए। इसमें गलत है। आचार्य राममूर्ति कमेटी ने जो बात कहा वो तो सही है कहा। अब यशपाल महोदय कहा है कि चेक कीजिए इसको, ये दोनों चीज़ हमारे अपने देश में लागू करना चाहिए। यशपाल महोदय इस पर थोड़ा संशोधन किया और उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सर कर लीजिए, सही बात बोले हैं, एकदम सही बोले। इनको दूसरा टारगेट किया गया प्रोफेसर यशपाल महोदय को कि बिना भार का अधिगम बच्चा को आप कैसे कराइएगा। बिना भार का अधिगम बच्चा को आप कैसे कराएंगे, ये प्रोफेसर यशपाल महोदय का दूसरा टारगेट था, सेकेंड। अब इसमें फंस गए यशपाल महोदय। ये बोले कि हमारे अकेले का बॉस का बात नहीं, बिना भार का अधिगम बच्चा को कैसे कराएंगे। इसका मतलब सब विषय में ना हमको सोचना होगा कि फिजिक्स बिना भार के बच्चा को हम कैसे सिखाएं, हिस्ट्री बिना भार के कैसे सिखाएं, ज्योग्राफी कैसे सिखाएं, मैथ कैसे सिखाएं। तो इसके लिए अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। सरकार से समय मांगा, प्रोफेसर यशपाल महोदय ने कहा कि महोदय हम इसका रिपोर्ट आपको दे सकते हैं कि बिना भार का अधिगम कैसे कराया जाए, लेकिन इसके लिए हमको आप समय दे दीजिए। सरकार ने समय दिया, बोला कि ठीक है लेकिन आप इस पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। फिर प्रोफेसर यशपाल महोदय ने विभिन्न देश के शिक्षाविदों को लेटर लिखा। विभिन्न देश के वैसे शिक्षाविद जो कोई साइकोलॉजी में अच्छा था, कोई हिस्ट्री का महान शिक्षाविद था, कोई फिजिक्स का था, कोई केमिस्ट्री का था, कोई बायो का था, कोई फिजिक्स का, कोई अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट नहीं होता है। वो डॉक्टर नहीं स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट, इस तरह का डॉक्टर होता है ना स्पेशल वाला। यहाँ हड्डी के डॉक्टर है, नर्स का डॉक्टर है, बुखार का डॉक्टर है, इस तरह का। उसी तरह से पढ़ाई में भी होता है, सब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर स्पेशलिस्ट होता है कि उस सब्जेक्ट पर उसका अच्छा पकड़ है। तो वैसे वैसे स्पेशलिस्ट को लेटर भेजा गया हमारे भारत से। प्रोफेसर यशपाल महोदय ने भेजा, कहा कि महोदय आपके अनुसार या फिर आपके सुझाव की हमें ज़रूरत है, आप हमारे देश में इतना तारीख हुआ है। फिर उन लोगों को क्या था, झोला उठाए यहाँ भारत में जब आए तो मीटिंग रखा गया तो भाई चारों तरफ से विभिन्न देशों के शिक्षाविद बैठ गए। मान लीजिए कि ये सब महान शिक्षाविद है जो अलग अलग विषय पर अपना काबू बना कर रखते हुए। अब कोई आदमी को अगर हिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान है तो यह आदमी इस पर भी विचार दे सकता है कि हिस्ट्री आसानी से बच्चा को हम कैसे सिखा सकते। मानते हैं इस बात? किसी आदमी को अगर मैथ का बहुत अच्छा ज्ञान है तो इस बात का भी वो ज्ञान दे सकता है कि मैथ हम बच्चा को आसानी से कैसे सिखा सकते। अब ये सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशल थे। मीटिंग रखा गया, बीच में प्रोफेसर यशपाल महोदय बैठे थे और इन लोगों ने पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या सवाल है। इनका कहना ये था कि सर अपने देश में एक रिसर्च कर रहे हैं कि बिना भार का अधिगम बच्चा को कैसे कराएं। हम चाहते हैं कि आप अपने अपने विषय में अपना सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है, इन लोगों क्या था, सब्जेक्ट में था पूरा ज्ञान ही इनको। हिस्ट्री वाला यहाँ पर बैठे हुए थे, चालू हो गए कि लिखिए बच्चा को हिस्ट्री आसानी भाषा में कैसे सिखा सकते हैं।
पहले जो क्या होता कि इस तरह के सुझाव को लेने के लिए सरकारी दस्तावेज आता था और उस पर ये सब चीज़ें लिखा जाता, ऐसा नहीं कि पाना पर लिख दी, है ना। तो सरकारी दस्तावेज मिला था यशपाल महोदय की। यशपाल महोदय सोचे कि यार कितना 4-5 पेज में हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ, दस्तावेजें कम पड़े। एक दिन जब ये वो शिक्षाविद बोलना चालू किए तो दिन भर वहीं बोलते रहो, और आप किसी को बीच में रोक भी नहीं सकते कि ना इतना ही रहने दीजिए, इतना ही की जरूरत हो, भारी बेइज्जती हो जाएगा। अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी अच्छे व्यक्ति को आप बुला लीजिए, आप कहिए कि हाँ फलाने महोदय जी आए हैं और ये अपना विचार हमारे बच्चों के बीच प्रस्तुत करेंगे, आइए सब वेलकम। माइक रखा दिए, उसके बाद में बोलना चालू किए कि हाँ हम अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, अपना अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। अब प्रस्तुत करना चालू कर दिए, उसमें आप थोड़े कह सकते हैं कि सर रहने दीजिए हो गया, ऐसा कह सकते हैं? बीच में कह सकते हैं? नहीं, भारी बेइज्जती हो जाएगा। बुलाए क्यों भाई? जब तक वो अपने मन से सभा की समाप्ति नहीं करेगा, तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, तब तक जबरदस्ती आप माइक नहीं ले सकते। वही वाला बात यहाँ पर तो घोर बेइज्जती हो जाएगा। अब इसीलिए आप सही चीज़ को सुनने के लोग की संख्या भले कम हो जाता है। आप क्या करते हैं कि 15 अगस्त अभी हुआ था ना, 26 जनवरी हो, 15, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करा रहे हैं, जब कोई अच्छे शिक्षाविद बोलना चालू करें तो पूरा कुर्सी खाली हो जाए, सब लोग इधर उधर टहलना चालू कर दें, है ना। वहीं अंकर आके बोले आप यहाँ, इसके बाद आ रहा है धमाकेदार डांस, समझे ना, सब मोबाइल लेकर एकदम खड़ा है ना। अब देखिए कभी कभी प्रोग्राम के बीच में कहा जाता है कि बहुत प्रोग्राम बाकी है, अभी एक पर एक डांस प्रतियोगिता भी बाकी है, इसीलिए आप लोग दिल थाम के बैठिए। लोग बैठल है वो अब डांस नहीं किया, और ओकरा बीच में 1-2 को भाषण वाला को घुसाया जाता है, न तो पूरा डांस पहले निकाल दिया जाए तो भाषण कोनो न सुने, समझ ना। इसीलिए प्रोग्राम के पहले ही भाषण दिलवाया जाता है कि ताकि लोग वो डांस के चक्कर में बैठा, नहीं तो पहले पूरा डांस निकलवा दीजिए, भैया कि अब भाषण होगा तो पता चलेगा कि सुनने वाले लोगों की संख्या ही खत्म है। जानते ही हमारा परसेप्शन, हमारे दिमाग में ये है क्या सुनना है, ठीक है वही बात कर रहे हैं, मतलब आपको वो इम्पोर्टेंट लगेगा ही नहीं। ये बात सही है, सच्चाई है ये बात, काहे कि आपको उस बात में इंटरेस्ट नहीं, आपको उस बात में इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट किसमें है? जिसमें मसाला हो, अब वो है डांस। सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस और कॉमेडी हो रहा है तो भाई आपको उसमें मसाला मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि अरे भाई क्या है ना, उस पर आप खूब जोर के ताली भी बजाइएगा, अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया को दीजिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा भाषण दिया है तो कहना पड़ता है कि एक बार जोरदार ताली इनके लिए, तो उसके बाद सोया हुआ आदमी इसी पर ताली बजा दी, है ना। लेकिन डांस पर आप देखते हैं बिना कहे ताली बजा, बिना कहे ताली बजा। अब इसके पीछे कारण ये है कि हमारा मन ही वैसा होता है, दोष आपका नहीं है, आपके मन का दोष। अब मन का भी दोष नहीं, मन है ही वैसा। आप ये मत सोचिए कि केवल हम में ये काम होता है, नहीं, दुनिया के हर लोगों में यही चीज़ है। आपका इच्छा ही वैसा, आप यही सोचते हैं ना कि देखिए समाज में अच्छे चीज़ों को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अभी हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने क्रम में सिलेबस कवर करके हम वीडियो इस पर अपलोड करते हैं, ठीक है ना। कोई क्रेज नहीं है, कोई क्रेज नहीं है, ताकि हमारे 1 घंटा भाषण कौन सुनेगा, समझ रहे ना, ताकि हम तब पढ़ाए हैं। लेकिन वही अगर 10 मिनट का कोई वल्गर वीडियो बना के डाल दे ऊपर, वल्गर वीडियो अगर बना करके डाल दे, गाली गलौज हो रहा है उसको डाल दीजिए, तुरंत मिलियन पार कर जाएगा। देखने वाला कौन है? अरे देखने वाला मंगल ग्रह के प्राणी कौन है? आप ही लोग हैं, समझ रहे। अब आप लोग देखने वाले तो देखिए वैसे वीडियो को मिलियंस पार, आज जो आदमी आकर के शिक्षा दे रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं। अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, अभी हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सामान्य मनुष्य, बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, लेकिन उसको देखने वाले का संख्या बहुत कम है, नहीं है, नहीं के बराबर। जो यूट्यूब पर आकर कॉमेडी करता हो, जो यूट्यूब पर आकर बीच बीच में गाना प्रस्तुत कर देता हो, जो यूट्यूब पर आकर बीच बीच में हंसी लगा देता हो बच्चों के बीच में, ऊपर वीडियो वायरल होगा भाई। अब शिक्षा की मर्यादा का उल्लंघन भले हो रहा हो,
लेकिन ओ से मतलब आज के डेट के बच्चों को नहीं, उसको मसाला मिलना चाहिए, समझ रहे ना, तब वो शेयर करेगा। बाकी अगर आप आए हेलो एवरीवन कैसे हैं, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, 1 घंटा चिल्लाए निकल गए, आप में कोई मसाला नहीं है। तो मसाला हो या न हो, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, समझ रहे बात। और शिक्षक जो असल में जो शिक्षक है वो इस बात पर कतई ध्यान नहीं दे सकता है कि हम इन मर्यादाओं का उल्लंघन करें और हम वायरल करें, नहीं, बिल्कुल। आज जा करके देख लीजिए यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके वीडियोज को लोग नहीं देखते हैं। एक टीचर का नाम आप लोग को पता है, एक शिक्षक का नाम आप लोग को पता है, जाकर कभी सर्च कीजिएगा, वो अभी कोई नहीं सुना होगा, कोई सुना ही नहीं होगा। उनका नाम है मधुकर कोटवे, है ना। मधुकर कोटवे को आप जा करके थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इतना शालीनता, बेबाक अंदाज और शिक्षक का जो है वो मर्यादा होता है, पूरा कूट कूट कर उनके जब वो लेक्चर प्रस्तुत करेंगे तो आप पढ़ने वाले छात्रों में तक बोलेगा हाँ क्या पढ़ाएं, क्या मजा आ गया, समझ। जब वो पढ़ाते हैं तो बीच में एक लाइन भी कॉमेडी उमेडी का प्रस्तुतिकरण वो नहीं करेंगे, पढ़ाते हैं मतलब पढ़ाते हैं। लेकिन देखने वाला उनके लाइव में आप जाइएगा तो कई वो लोग लाइव रहेगा, 20 गो, 25 गो, 40 गो, 45 गो, बस इतना ही लोग लाइव है। लेकिन आप उनका कंटेंट जाकर देखिए तो वैसे लोगों को देखने वाला का संख्या नहीं है भाई। लेकिन हाँ, फिर भी वह व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को अपने मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं करते, फिर भी वो उसी रास्ते पर अड़ी है, वैसे ही बढ़ा जैसे वो शुरू से चलते आ रहे। तो ये हो गया 1993 मीटिंग बैठा, लोगों ने कहा कि भाई बताइए क्या स्पष्टीकरण दे, तो कहा गया कि भाई आप अपने विषय में क्या दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। सुझाव देना चालू किए, दस्तावेज कम पड़ गया, तो भाई NCERT का नाम आप लोगों ने सुना होगा, NCERT ने यह पक्ष रखा कि पूरे दस्तावेज की जिम्मेदारी हमारी, और इसके बाद में दस्तावेज को सहेज कर जीवन भर रखने की जिम्मेदारी हमारी। सहयोग किया किसको, प्रोफेसर यशपाल को, NCERT से। और फिर दस्तावेज आया, फिर अलग अलग शिक्षाविदों ने अपना अपना विचार देना चालू किया। कोई दिनों तक यह मीटिंग चलता रहा, एक दिन में कई वो शिक्षाविद पूरा ले लेते थे, मतलब हिस्ट्री कैसे आसान भाषा में बच्चा को सिखाया जाए। ऐसे चलता रहा। कई दिनों बाद यह मीटिंग की समाप्ति हुई और पता चला कि प्रोफेसर यशपाल महोदय 5-6 पेज लेकर बैठे हुए हैं और पेज होगा 180 पेज प्लस। तो आज के डेट में जिस NCERT को आप और हम पढ़ते हो ना, वो 180 पेज प्लस में लिखा होगा, और जब अब आप उसको पढ़ लीजिएगा तो उसमें इस सब बात का उत्तर छुपा हुआ है कि किसी विषय को आसानी से बच्चा को कैसे सिखाया जाए। और उसी चीज़ को आज के डेट में हम शॉर्टकट में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहीं आसान से आसमान से टपक कर नहीं आया, मतलब ये इन शिक्षाविदों के द्वारा दिया गया सुझाव है, जिसको आज के डेट में हम करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ये महान शिक्षाविदों का है। अब आपको समझ में आया कि NCERT का पृष्ठभूमि कहाँ से कैसे हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझिएगा। हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा पद्धति जो था वो शिक्षक केंद्रित था, बाद में हुआ बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित द्विध्रुवीय था, जिसमें एक शिक्षक था, एक बालक था। केंद्र में शिक्षक होता था, शिक्षक के अनुसार काम होता था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सोचा कि यह पहले का व्यवस्था था, अब इस शैक्षिक पद्धति को बदला जाए। बदलने के क्रम में अब हमारे पास में आ गया त्रिध्रुवीय शिक्षा पद्धति, जिसको हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और बाल केंद्रित का मतलब सेंटर में कौन, बालक। अब होगा किसके मन के अनुसार काम, बालक के मन के अनुसार काम होगा।
अब बालक के मन के अनुसार काम होगा। तो तीसरा ध्रुव जोड़ा गया कौन? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में यह सवाल हमारे पास आया कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे। इन तीनों सवालों का जवाब देने के लिए हमारे देश में विभिन्न कमेटियों का गठन हुआ। हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति ये कह रहे थे ना, हम लोगों ने ये किया कि भाई विभिन्न देश के कमेटी बना 1968 में, 1986 में। 1986 का 2 टारगेट था, डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड अभियान का शुरुआत किया जाए। फिर 1987 में एक और कमेटी बना, आचार्य राममूर्ति कमेटी, उसका 2 टारगेट था। पहला टारगेट यह था कि जो ये बिना भार का डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार नहीं, प्रोफेसर ये आचार्य राममूर्ति कमेटी ने कहा कि हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार अपने देश में कराया जाए और बिना प्रशिक्षण का। दिमाग कभी पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोलता है, ठीक है ना। तो बिना प्रशिक्षण का टीचर स्कूल में बाहर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कहा जाए कि भाई हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार अपने देश में होना चाहिए। फिर बने यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में पहला टास्क दिया गया कि इन दोनों चीज़ का जांच कीजिए कि आचार्य राममूर्ति कमेटी ने 2 बातें कही वो सही है, वैसा करना चाहिए। और दूसरा ये कि बिना भार का अधिगम बच्चा को कैसे करें। तो पहला तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ होना चाहिए। बिना भार का अधिगम कैसे कराया जाए, इसके लिए विभिन्न देश के शिक्षाविदों को हमारे देश में बुलाया गया, उनके साथ में मीटिंग रखा गया। दस्तावेज की जिम्मेदारी NCERT लिया। सभी लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत करना चालू कर दिए और वही विचार आज के डेट में क्या कहलाता है? NCF कहलाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहलाता है। अब हम आपको अगले क्लास में जो NCF के बारे में पढ़ाएंगे, अब इस बात पर चर्चा होगी कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। कुछ ना कुछ तो कहे होंगे ना, हो गणित में कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग हिस्ट्री में, कुछ लोग पॉलिटी में, कुछ लोग अलग अलग। तो आप यह मानकर चलिए कि हर विषय में आपको NCF पढ़ना, क्योंकि सबके शिक्षाविद आए हुए हैं, तो सब लोग अपना अपना विषय में विचार दिया होगा। तो अब हम लोग जो अगला क्लास करेंगे उसमें हम ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे कि इन शिक्षाविदों ने अपने अपने विषय में क्या विचार प्रस्तुत किया। अब इससे फायदा आपको क्या होगा पता है? अब इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन विषय कैसे बच्चा को पढ़ाना चाहिए, कौन विषय कैसे बच्चा, वो बात नहीं करो, कौन विषय कैसे बच्चा को पढ़ाना चाहिए। अगर इस बात का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो एज ए टीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बच्चा को पढ़ाने। आपको पता हो जाएगा कि गणित हम बच्चा को आसानी से कैसे सिखाएं, हिस्ट्री कैसे सिखाएं। तो यही है NCF। अब हम चाहते हैं ना आप लोगों को, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से भी हम चालू कर सकते। इतना लंबा चौड़ा जो हम बाउंड्री बांधे आपके लिए, ये हम नहीं भी कर सकते, लेकिन ये इसलिए किए हैं क्योंकि आप बनने वाले हैं भविष्य के शिक्षक और आपको किसी भी टॉपिक के पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। ये बात सही है कि हम अभी जो ये सब पढ़ाए, इससे सवाल पूछने की संख्या बहुत कम हो सकता है, नहीं भी पूछ सकता। सवाल यहाँ से पूछेगा, उन शिक्षाविदों के महान विचार से सवाल पूछेगा। लेकिन यह बातें बताने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर आपसे कोई पूछे कि NCF का ज़रूरत हमारे देश में हमें क्यों पड़ा, तो उसका फैक्ट रीजन आप बता सकते हैं। कह सकते हैं कि प्राचीन युग में शिक्षा केंद्रित था, अब हमारे पास बाल केंद्रित आया, बाल केंद्रित त्रिध्रुवीय हुआ, उसमें पाठ्यक्रम जुड़ा, पाठ्यक्रम में पता नहीं चला कैसे पढ़ाए, कितना पढ़ाए, क्या पढ़ाए। उसके लिए अलग अलग कमेटी बना, वो कमेटी का अपना अपना सुझाव प्रस्तुत हुआ और उस सुझाव में यह बताया कि बच्चा को बिना भार का अधिगम कैसे कराएंगे। अगर NCF नहीं होता तो हमें यह पता नहीं चलता कि किसी विषय को आसानी से किसी बच्चा में कैसे सिखाया जा सकता है। तो इतना बात सामने वाला व्यक्ति को कहिएगा तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि पढ़ा लिखा आदमी है, तो मास्टर जो है वो पढ़ा लिखा। नहीं तो कोई आदमी आपसे पूछे कि NCF का ज़रूरत आपको क्यों पड़ा, तो आप कहिए कि NCF नहीं रहता तो बड़ी दिक्कत हो जाता। समझ रहे ना? अभी कोई अब ये कोई आंसर है आपका लॉजिकल आंसर। आप टीचर हैं, भूलिए मत, आप टीचर हैं तो आपको किसी भी तथ्य का जवाब लॉजिकली देना हो। नेता नहीं है आप कि भूल भुलैया मंत्र की तरह घुमा दीजिए। नेता से पूछा जाता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था कम क्यों हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था इतना तंदुरुस्त क्यों नहीं है, तो सौरभ को बात करना चालू कर देगा, जो कम हुआ वो किया वो को बात करेगा घुमा घुमा कर। लेकिन भाई आप नेता तो है नहीं, आप तो हैं टीचर। हम आपसे जो सवाल पूछे उस सवाल का जवाब हम लेना चाहते हैं।
सवाल हम आपसे ही ना पूछे हैं कि एनसीएफ से आप क्या समझते हैं, एनसीएफ का जरूरत हमारे देश को क्यों पड़ा, इसका लॉजिकली जवाब देना होगा। ये नहीं कह के निकल सकते हैं कि अरे एनसीएफ नहीं रहता तो बड़ा दिक्कत हो जाता, बहुत दिक्कत हो जाता, पढ़ाइए नहीं हो पता, इसको जवाब हुआ, जवाब ऐसे देना होगा। तो ये बात हम आपको इसलिए सिखाए हैं कि वो आप स्कूल में जब टीचर बनिए और आपके पास भी कोई मीडिया वाला आकर के माइक घुसेड़ दे मुँह में, आप बोले कि बताइए एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, तो वहाँ पर थरथराइएगा नहीं। जब आपको लॉजिक पता होगा ना तो आप उससे रिटर्न सवाल कर सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज RT 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तुम पत्रकार हो, बता दो। अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है इसका मतलब उस क्षेत्र की पूरी जानकारी वो रखता होगा। तो फिर बताओ, तुम हमसे एप्पल पूछ सकते हो तो हम भी तो तुमसे पूछ सकते हैं कि RT का नॉर्म्स क्या है, राइट टू एजुकेशन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है, एनसीएफ का एम क्या है, एनसीएफ का टैगलाइन क्या है। थरथरा जाएगा वो, उसको लग जाएगा गलत आदमी से पाला पड़ जाए। समझ रहे ना, हम चाहते हैं कि वैसा दक्ष टीचर आप बनिए, थरथराइए मत। लेकिन थरथराइए कब, जब अपने ज्ञान का अभाव रहेगा। अगर आप में ज्ञान है तो डॉट कर कहीं भी सामना कर सकते हैं, जवाब दीजिए उसका, लॉजिकली टॉपिक पर, मुद्दा पर विचार कर लीजिए आप उससे। एकदम कहीं कैमरा खोल कर रखो, हम सामने डिबेट करते चलो। और उससे एक सवाल पूछिए कि 1986 के बाद में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? पत्रकार है ना, नहीं उठाया, कहाँ से? एप्पल पूछेगा तो हमारा पास में आ गए ताकि हम कमज़ोर आदमी हैं। आप जान रहे हैं कि हम स्कूल में जाएंगे तो मुखिया जी की सहायता हमको मिलवे करेगा। एप्पल का स्पेलिंग नहीं आएगा मास्टर को तो हम लिख देंगे स्क्रीन पर कि देखिए ये है बिहार के शिक्षक, जिनको एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता। लोग खूब भर भर के उसमें कमेंट करेगा कि हाँ निकम्मा है, ये है, वो है। और हमारे जो है ना चैनल है, जो भी हमारा TRP है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन नहीं बाबू, अगर तुम हमारे जैसे शिक्षा के पाले में पड़ गए तब तो दबोच देंगे। समझ रहे ना, आप धमका सकते हैं उसको जो नहीं जानता, जो नॉर्म्स को जानता हो, जो नियम को जानता हो, जो कानून को जानता हो, उसको आप नहीं धमका सकते। तो हमारा जैसा आदमी के पास में जब पत्रकार महोदय आ जाए तो हम कहेंगे कैमरा खुले रखना, कैमरा खुले रखना, कैमरा बंद नहीं होना देना। तो हम अपन मोबाइल चालू कर देंगे। तब ओकरा से सवाल, कहाँ थे आप पत्रकार जी जब 1986 के बाद 2020 में हमारे देश में शिक्षा नीति आया? क्या आप जानते हैं शिक्षा नीति क्या है? क्या आप जानते हैं शिक्षा नीति से फायदा क्या है? क्या आप जानते हैं शिक्षा नीति का लाभ क्या है? क्या आप जानते हैं 2020 के शिक्षा नीति का टैगलाइन क्या है? क्या वो पत्रकार नहीं है, भाई यूट्यूबर, वो स्कूलों में जाकर सवाल पूछता है ना, भाई ये माइक रहता है जो हम लगाए नहीं है, ये वाला 500-600 में देता है। समझ रहे ना, बस मोबाइल आपके पास ना ये है, देखो तार जोड़ लीजिए, हो गया काम खत्म, चल रही है स्कूल। स्कूल में जाकर दिखाइए कि हाँ देखिए भाई खिचड़ी कैसे बन रहा है, रोटी कैसे बन रहा है, चना नहीं है सब्जी में, आलू का पता नहीं है सब्जी में, दिखा करके वीडियो वायरल कीजिए। लेकिन ना ना ना, तुम वैसे शिक्षक के पास में जाते हो जिसको सही में ज्ञान का अभाव थोड़ा सा रहता है, उसको ना धमका दीजिएगा। लेकिन लॉजिकली जो बातों को जानता है उसको आप धमका सकते हैं। तो हम आपको इसीलिए सिखा है क्योंकि उस जगह पर आप दहाड़ दीजिए, फिर दोबारा रिटर्न, माने बाद में उसको ऐसा लगे कि भाई कहाँ से हम आए मेरे पास। आप बार बार यह बीच में कहिए कि कैमरा पॉज नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, चालू रखना। अब हम सवाल करें, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपके ऊपर घटना घटित हो रहा तो सुधारना होगा ना भाई, और सुधारने के लिए लॉजिक को जानना होगा। तो हम चाह रहे हैं कोई से टीचर, ठीक है। तो चलिए आज की डेट में हम आप लोगों को पढ़ा दिए एनसीएफ का पूरा पृष्ठभूमि। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि एनसीएफ में महान शिक्षाविदों ने अपना अपना क्या विचार प्रस्तुत किया, ठीक है ना। उस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले आपको